जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे नई दिशाएं की आज की कड़ी में हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने वाले हैं जो हमारे राज्य झारखंड में बीते कई वर्षों से जो यंग टैलेंट्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, एक ऐसा स्टेज दे रहे हैं जहां वो अपनी कला को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर चाहे वो शायरी हो या फिर पोइट्री हो, स्टोरी टेलिंग हो या फिर ओपन माइक, जहाँ पर वो भी हर वो चीज़ जो आपके दिल में है आप लोगों के सामने उसको बतलाना चाहते हैं, आप उस बारे में बात कर सकते हैं। हमारे राज्य का पहला ओपन माइक इन्होंने शुरू किया है। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे राधे श्याम तिवारी का। राधे श्याम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा, पहला ओपन माइक है जो आपने हमारे स्टेट में स्टार्ट किया है, स्पेशली एक ऐसे जगह जहाँ पर हम कहते हैं ना कि कहना तो बहुत है लेकिन पता नहीं कहाँ जाकर कहें, हमारे पास वो स्टेज नहीं है। द हंसमुख की आपने शुरुआत की। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बतलाएं कि किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि कुछ एक ऐसा स्टेज है जो मुझे क्रिएट करना है या किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। जैसा भी आपने बोला ना कि बोलना तो बहुत कुछ है पर कहाँ जाके बोले, ये दुविधा मेरे अंदर भी थी जब मुझे ये पता चला कि मैं भी लिख सकता हूँ। और उस टाइम पे ये हमेशा खलता था ना कि किसे सुनाए। तो फिर एक ये कम्युनिटी चाहिए थी। वो कम्युनिटी बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगा। तो हमने ऑनलाइन चीज़ों को अप्रोच किया, लाइक कि ऐसे लोग जो हैं वो काइंडली मीटअप करें, मिलें। ये करते करते एक समय निकला तो एक कम्युनिटी तैयार हुई जहाँ लोग आने लगे। और जब जैसे 5-10 लिखने वाले लोग हैं तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो बाकी जो 9 लोग हैं वो ऑडियंस हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर लोग जुड़ते चले गए और अलग अलग टैलेंट भी जुड़ते चले गए। हमने शुरुआत की थी सिर्फ पोइट्री से, बट उसके बाद सिंगिंग, उसके बाद स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, ये जितने भी आर्ट फॉर्म के लोग हैं सब जुड़ते चले गए और तैयार हो गया कम्युनिटी। बिल्कुल। जब भी हम कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक हमारी कुछ पर्सनल स्टोरी रहती है, कुछ पर्सनल इंस्पिरेशन रहती है। कई मेरे ऐसे गेस्ट रहे हैं जिन्होंने अगर कुछ स्टार्ट किया है तो क्योंकि उन्होंने खुद वैसे कुछ सिचुएशंस को फेस किया है जिसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है। आपके लिए कभी आइडिया आया कि किस तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट करना है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सोच लेना अलग बात है लेकिन उसको रियलिटी, मतलब उसको धरातल पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। ये इंसिडेंस था हिंदी दिवस के दिन हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था। तो मैं क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड से था, वहाँ पे 50 स्टूडेंट थे टोटल एक बैच में। मैं इकलौता स्टूडेंट था जो हिंदी में फ़ेल हुआ था। तो फिर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था हिंदी दिवस के दिन। और उस दिन मैंने जो कविता लिखी थी मैम को बहुत पसंद है। मैं फर्स्ट प्राइज़ मैंने जीता था उसमें। बट मैम के सवाल के अंदर ये सवाल था ना कि ये इसने नहीं लिखा है, क्योंकि मतलब उन्होंने देखा है कि ये ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा में इतनी गलतियां हैं, मतलब मात्राएं इतनी गलतियां हैं कि वो लाल पेन से पूरा पेज भर जाता था अगर मैं कुछ लिख के दूं। तो मैम ने पूछा बाकायदा कि तुमने लिखा है? बोला हाँ मैम मैंने लिखा है। पता नहीं ये पेज पे तो तुमने लिखा है क्योंकि गलतियां दिख रही हैं, ये कविता तुम्हारी है? बोला हाँ मेरी कविता है। तो फिर ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्हें हिंदी आती है वही कविताएं लिख सकते हैं, भाव तो एक आएगा कहीं से। तो उस दिन ये मुझे लगा था कि नहीं, फिर तो लिखना है अभी, फिर लिखना है। फिर मैंने लिखना चालू किया, बहुत लिखा। फिर वही एक समय आया ना कि जमा हो गया। और जो मैंने लिखा मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कितना मतलब एक स्तर पे है या नहीं है, या इससे बेहतर होना चाहिए। हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हाँ। फिर कुछ जानकार लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कविताएं नहीं हैं, ये तुम्हारी भावनाएं हैं जिन्हें तुमने पेपर पे लिख दिया है। इसे कविता बनने में उम्र लगेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तभी होगा। फिर हमने वहाँ से कोशिश स्टार्ट की कि नहीं अब लिखना है, और अकेले तो नहीं होगा ना। तो फिर वही हंसमुख की तैयारी चालू हुई। बिल्कुल। जैसा आपने कहा ना कि लिखा आपने बहुत, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वो सिर्फ आपकी भावनाएं थी, कविता नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अभी के भी समय में टैलेंट्स बहुत हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं
है ना, जिनको खुद को एक्सप्रेस करना है, लेकिन किस तरीके से आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। लाइक अगर आपका पोएट्री में इंटरेस्ट है और आप पोएट्री करते हो, तो जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, उस तरीके से आप काम कर रहे हो, क्या कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक बहुत चुनौती बनकर आ जाती है कि हमारे पास एक मास में लोग तो हैं, लेकिन उनमें वो टैलेंट नहीं है या फिर उनमें वो बात नहीं है जिसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक सवाल मुझसे किया गया था, मैं लाइव सेशन पे था, तो मुझसे पूछा गया कि जो मेरे अंदर आया, जो मेरी भावनाएं हैं, वो कविता क्यों नहीं है, मतलब हमने जो लिखा वो तो कविता है, यानी उसका कोई मोल नहीं है क्या। उस दिन मुझे जो समझ में आया, मैंने अपनी बातें वहाँ पे रखी थी कि बिल्कुल आपकी जो भावनाएं हैं ना, वो समझ लीजिए कि आप एक माँ की तरह हैं। आपने जो अपनी भावनाओं को पेपर पे लिखा है वो आपके बच्चे की तरह है। आपने बच्चे को जन्म दे दिया, आपने सिर्फ बच्चे को जन्म दिया है। एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, आपका और भी कर्तव्य है ना, उसे पालना, उसे कपड़े पहनाना, उसका श्रृंगार करना। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे काजल का टीका तो लगाते हैं ना एटलीस्ट। तो ये चीज़ें हैं कि आपने सिर्फ बच्चे को जन्म दिया है, अभी श्रृंगार बाकी है। जब तक वो पूरे तरीके से श्रृंगार उसका नहीं होगा, वो खिल के नहीं, मतलब बच्चे के रूप में वो लोग कैसे ललकेंगे गोद लेने के लिए बच्चे को। उसने कम से कम नाक साफ है ना, बाल अच्छे से झड़े हुए हैं, पाउडर लगाया हुआ है ना, कपड़े पहने हुए हैं। तो वो सुंदरता कब आएगी? वो आएगी जब आप व्याकरण समझते हैं, जब आप अलंकार समझते हैं, जब आप रिदम समझते हैं, जब आप समझते हैं कि छंद कितना ज़रूरी है किसी चीज़ों को लिखने के लिए। आप आज कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, कितने भी पुराने आप मंत्र पढ़िए, वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि आज भी आपको याद हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि 4 लाइन, आप चाहें, जैसे हनुमान चालीसा है, ये इसलिए आप याद कर पाते हैं ना क्योंकि उसे उतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि वो कितने भी समय तक के लिए याद किया जा सकता है, क्योंकि वो उसमें लय है और वो लय लाने में ही समय लगता है। जैसा उन्होंने कहा था मुझे कि उम्र लगेगी कविता लिखने में, तो लग रही है उम्र और लगा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये समझना चाहूँगी कि किस तरीके से हंसमुख में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है इसका? पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस निकालते हैं। लाइक बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं पोइट्री सिंगिंग, तो उन्हें पता नहीं चल पाता है। तो हमारे पास एक ज़रिया जो है ऑफलाइन से, आजकल जो ज़्यादा सुविधाजनक ज़रिया है वो ऑनलाइन है। तो हम उन्हें ऑनलाइन एक फॉर्म देते हैं जिसमें वो भरते हैं, फिर एक डेट हम निकालते हैं जिसमें हम ओपन माइक रखते हैं। ओपन माइक में कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशंस नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में बोलना है। वहाँ लोग आते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म को लेकर के आते हैं, सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, पोइट्री, और वो परफॉर्म करते हैं। वहीं पे हम बैठ के उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़के ने जो कहा है ये कविता के काफ़ी नज़दीक है, तो इन्हें जो है एक क्लास की ज़रूरत है। वो फिर हमारे एक अलग से हमारा एक ग्रुप है छंदशाला, जिसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं जो ऑलरेडी मतलब एक नाम बना चुके हैं। वो गाइडलाइन देते हैं कि आपने जो लिखा है इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस चीज़ की कमी है। जैसे कविताओं में 2 बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिशा और दर्शन, फिलॉसफी। विदाउट फिलॉसफी तो वो कहाँ कमी पड़ रही है, तो वो सब चीज़ों के लिए वहाँ पे रहते हैं लोग। उसी तरीके से सिंगिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे ग्रुप में जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया हुआ है, बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। तो एक ये भी चीज़ है कि रांची में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि लोग बॉलीवुड से भी काम करके आ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में है। तो हर फील्ड में अपने पास में एक अच्छे लोग हैं जो अच्छी जानकारी रखते हैं इस चीज़ के लिए। तो फिर हम एक तरह से उन्हें ग्रूमिंग सेशन कह सकते हैं कि देते हैं। तो ये ओपन माइक पहला स्टेज होता है जहाँ से फ़िल्टर करके हम लोगों को निकालते हैं। जैसा आपने कहा ना कि हमारे राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। क्या ये भी रीज़न है कि कई ऐसे मामलों में हम थोड़े पिछड़ जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हो भी रहे हैं, तो एक तो शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है और लोगों में इतनी जिज्ञासा भी नहीं है कि जान सके कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। इसके पीछे एक और कारण है ना, मैं मतलब क्योंकि इस खुले मंच पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर भी वो चीज़ है कि आप भी अगर एक आर्ट फॉर्म आपके अंदर जिंदा है ना, आप शुरू कीजिए जैसे मैंने शुरू किया, क्योंकि एक अकेला हंसमुख कुछ नहीं कर पाएगा। हंसमुख के पास अप्रोच कम है ना। मान के चलिए रांची में अगर 1,00,000 लोग रह रहे हैं तो कितने लोग ही अप्रोच कर पाएंगे? 3,000 2,000।
अगर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर और रहेंगे, जैसे मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग अप्रोचेस हैं, तो एक मास नंबर उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, जिसके कारण लोग कम ही मिल पाते हैं, हम भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, एक लिमिटेशंस हैं रिसोर्स की। तो ये चीज़ें हैं, तो और लोगों को मेरे ख्याल से आना चाहिए इसमें। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मेट्रो सिटीज़ में जो है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर मैं हंसमुख की बात करूँ तो एक हमारे देश में खासकर बीते कुछ वर्षों में स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना वो काफ़ी निखर कर आया है। लोगों का जो इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि जितना फिल्म्स को लेके हमारे अंदर एक क्रेज़ रहा है ना, वो उतना ही इक्वली अब स्टैंड अप कॉमेडी को लेके हमारा क्रेज़ हो गया है। और ख़ासकर रांची जो हमारा ये सिटी है, यहाँ पर आपने कुछ टॉप कॉमेडियंस को भी बुलाया है, हर्ष गुजराल हो गए या फिर आकाश गुप्ता हो गए। क्या वो प्रोसेस क्या था, और क्या कुछ मतलब एक विजन लेके चलना अलग बात होता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप धरातल पर ला रहे हैं वो एक चैलेंज हो जाता है। तो वो किस तरीके से आपने शुरू किया? पहले तो हम लोगों ने छोटे छोटे शोज़ करने चालू किए थे स्टैंड अप कॉमेडी के, और हमें लगा कि नहीं, इंटरेस्ट तो है लोगों में। फिर हमने एक ऐसे ही एक आर्टिस्ट से बात करके बस ऐसा पोस्टर आउट किया था कि लाइक ये आने वाले हैं, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइक ऑनलाइन कह सकते हैं वोटिंग टाइप का कराया हमने। तो रिस्पांस बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग इतने मतलब 4 साल हो गया हमें ये छोटे छोटे शोज़ कराते हुए। एक चीज़ है ना कि मैं कितना भी अच्छा हूँ, रांची में एक लिमिटेशंस है अपने लिए, और बड़े आर्टिस्ट के लिए मतलब टिकट सेल करना, लोगों तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं ना। तो ये चीज़ें बहुत इजी वे में थी, मतलब ऐसा हमें बहुत मुश्किल हमें नहीं हुई स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर के यहाँ एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है। तो जब उनका पोस्टर आउट होता है ना कि ये आने वाले हैं, तो ऐसे मतलब आग सी फैल जाती है पूरे जंगल में कि अरे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये बहुत आसान था करना इन कंपेरिजन टू जो लोकल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनका एक जाहिर सी बात है, रांची से भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जमशेदपुर से भी कर रहे हैं, धनबाद से भी कर रहे हैं, हर जगह से उनको लोग फॉलो करते हैं। उनका शोज़ बहुत इजी होता है कराना, मतलब कोई ऐसा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी की तो हमने बात की कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक प्रचलन है इसका, लेकिन क्या उतनी ही अमाउंट में आपको ऑडियंस, जब आप पोएट्री करवाते हो या गज़ल करवाते हो, स्टोरी टेलिंग में भी आपको उतने ही ऑडियंस मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसके 10% के अराउंड मिलते हैं। 10% भी कहना मुश्किल है। समझ की कमी है पोएट्री को लेके या फिर गज़ल को लेके? लोग ना एंटरटेनिंग ज़्यादा हो गए हैं आज के, एंटरटेनमेंट चाहते हैं लोग। देखिए एक चीज़ तो है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आज के डेट में अगर पोइट्स कम है ना, तो वो नुकसान पूरे समाज के लिए है। बिल्कुल। मैं जब एंटर कर रहा था, मैंने देखा कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। आप सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ते हैं, निराला जी को पढ़ रहे हैं, सादत मंटो जी को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जब उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है ना कि उस समय में क्या चीज़ें चल रही थी। तो एक कहानीकार और एक जो पोएट है, कहीं ना कहीं आपको मतलब उस समय के बारे में बताता है कि उस समय में क्या प्रचलन। व्हाट्सअप जो है, मान के चलिए हो सकता है 100-200 साल बाद व्हाट्सअप ना रहे, लेकिन आज अगर किसी पोइट्री में, किसी शेर व शायरी में व्हाट्सअप का जिक्र किया गया है, फेसबुक का जिक्र किया गया है, तो आने वाले समय में लोग देखेंगे ना कि उस समय में व्हाट्सअप जैसी कोई चीज़ थी। जैसे आज हमें पता है कि कबूतर जो है वो एक माध्यम था, जब वो एक चिट्ठी इधर से उधर ले जाता, तो वो हमें पता चली कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो अगर लोग ये लिख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो आने वाले समय पीछे की चीज़ें कुछ पता ही नहीं चलेंगी कि क्या था उस समय में, सोर्स क्या था। बिल्कुल। ज़्यादा कुछ वक्त पहले मैंने एक मूवी देखी थी, डेड पोएट सोसाइटी। अच्छा। उसमें ये चीज़ कहा गया था कि जैसे डॉक्टर्स हो गए या इंजीनियर्स हो गए, ये वो होते हैं ना जो हमें बतलाते हैं कि जिया कैसे जाता है, बट कहीं ना कहीं पोएट्रीज हो गए या फिर स्टोरी होती हैं, दीज आर द थिंग्स वी लिव फॉर, है ना। लाइफ में थोड़ा सा जो रस है या फिर थोड़ा जो आनंद है, गानों से आती है, पोएट्री से आती है। हंसमुख जो ये नाम है, इसका आइडिया किस तरीके से आया, और क्या कुछ मतलब अब जब आप डिसाइड कर लिया कि स्टार्ट करना है ना, तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हुआ? हंसमुख बेसिकली क्या है ना कि हम नाम सोच ही रहे थे कि नाम क्या रखा जाए। एक मॉल में गए हुए थे, और बेसिकली क्योंकि रोड में ट्रैफिक ज़्यादा, थोड़ा सा जगह चाहिए था बैठने के लिए, तो एसी कहाँ पे फ्री में मिलेगा, वो एक अच्छा मॉल था जहाँ पे हम जा सकते थे, क्योंकि उस समय में बहुत हॉट डिस्कशन चल रहा था इस चीज़ को लेकर के ग्रुप में। जो 4-5 लोग हम लोग थे जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया।
तो उस मॉल में एक बुक शॉप था। तो क्योंकि मॉल में सब जगह कपड़े हैं, वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो फिर हमें तो देखना पड़ेगा, भले लेना नहीं लेना। बुक्स तो हम कम से कम जाएंगे तो पलट के पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारे लिए। तो हम बुक शॉप में गए, वहीं पे एक बुक पे नज़र पड़ी थी जिसका नाम था 1 इंच मुस्कान। अच्छा। और उसके राइटर थे हसमुख, हसमुख प्रसाद द्विवेदी, समथिंग ऐसे ही कुछ नाम था। और ऐसे हमारे हसमुख का जो टैगलाइन है वो 1 इंच मुस्कान ही है। अच्छा। तो ये हसमुख बेसिकली जैसे वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार मतलब एक तो बहुत अच्छा नाम है ना, क्योंकि हसमुख, इससे अच्छा नाम, इससे अच्छा चीज़ क्या हो सकती है। तो फिर ये किसी से लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। और अच्छी बात ये है कि ऐसे जगह से लिया हुआ है कि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, कविताओं के लिए काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हसमुख नाम वहाँ से आया। उसके बाद फिर पहले हम लोग ऐसे ही कॉलेज के फ्रेंड से पूछते थे कौन पोइट्री करता है, या किसी कॉलेज में किसी वॉलेंटियर को पकड़ते थे कि भाई तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा कल्चरल ग्रुप है क्या जिसमें लोग पोइट्री स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर एक लोगों को हम बुलाते थे मीटअप करने के लिए, किसी कैफ़े को बुक करते थे। काफ़ी खर्च होता था उन चीज़ों में। उस समय लोग नहीं समझते थे कि ये कितना ज़रूरी है स्टेज देना। ये आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप स्टेज देते, बट ठीक है, अब हो सकता है कि लोग सामने से बुलाएं कि आइए हमारे यहाँ परफॉर्म कर दीजिए। तो वो उस टाइम पे बहुत मतलब ये स्ट्रगल था हमारा कि हमें जगह नहीं मिलता था, हम कहाँ परफॉर्म करेंगे। कैफ़ेज़ में जाते हैं तो अरे लोग आ जाएंगे, आप खाने के बीच में पोइट्री सुनाएंगे, कैसा लगेगा, नहीं ये सब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे हुआ, कभी पार्क में, कभी सुबह हम लोग 9 बजे ओपन माइक करते थे, क्योंकि रेस्टोरेंट उस समय चलता नहीं है। तो ये एक उनको हम बात बताते थे कि लाइक 9 बजे कर लेते हैं ना, उस समय तो कोई कस्टमर रहेगा नहीं, और हम लोग भी कुछ खा पी लेंगे तो आपका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें हुई, लोग जुड़ते गए। फिर अब तो ऐसा है कि जिनको भी आर्ट फॉर्म से ऐसा जुड़ना है तो वो अप्रोच करते हैं, सीखने वाले लोग ख़ास तौर पे। आप खुद काफ़ी अच्छा लिखते हैं, हाँ, आप काफ़ी अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहते तो आपकी जो कला है वो आप खुद तक सीमित रख सकते थे, आपका एक नाम है ना, आप अपने लिए एक जीवन जी सकते थे। लेकिन क्या कुछ थॉट प्रोसेस रहा ना कि मुझे दूसरों के लिए भी वो सेम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है? ऐसा कोई थॉट प्रोसेस बेसिकली था नहीं, बट हाँ ये है ना कि जब मैं लिख रहा था तो मैंने जब किसी दूसरे को मतलब लिखते देखा ना, तो एक ऐसा तो था कि मतलब ये कितना अच्छा लिखता है मेरे से। तो ये थॉट प्रोसेस कहना गलत होगा, ये गो विद द फ्लो वाला चीज़ था कि लाइक जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं ना, तो फिर क्योंकि जब एक भीड़ नहीं होगी ना, तो आपको भी, आप देखिए आप मैं इंडिविजुअल हूँ, गलती से अगर कोई एक आदमी अच्छा आ गया ना तो फिर मैं चला जाऊँगा। लेकिन एक भीड़ रहेगी तो कहीं ना कहीं सबका एक अलग टेस्ट होता है। लाइक मैंने जो लिखा है ना, शायद ही आप कहीं सुन पाएँ सेम टू सेम। तो ये एक अलग अलग टेक्सचर तो सब में होता ही है, बट ये हमेशा था ना कि ये कितना अच्छा लिखता है, लाइक ये इतने कम शब्दों में कितना अच्छा इसने लिख दिया, ये इन्फ्लुएंस करता था। तो इस वजह से मुझे ये भी अच्छा लगता है ना कि जब लोग पढ़ रहे होते हैं, जब नए बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 10th 12th के बच्चे आते हैं ओपन माइक्स में परफॉर्म करने के, पोइट्री लेकर के, और कभी कभी वो ऐसी बातें कह जाते हैं ना, मुझे लगता है कि मतलब ये हम सोच क्यों नहीं पाए। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता था कि मैं सुनूं, नहीं चीज़ों को सुनूं कि लोग क्या क्या सोचते हैं। तो और ये जाहिर सी बात है कि जितना ये कम्युनिटी बढ़ेगा, जैसे पढ़ने वाले बढ़ेंगे तभी तो सुनने वाले बढ़ेंगे। तो उनकी ऑडियंस भी तो मेरी ऑडियंस है। बिल्कुल। लाइक आपको कोई सिंगर पसंद है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप उसी के गाने, किसी और सिंगर के भी तो गाने सुनेंगे ना। हाँ। तो आप तो ऑडियंस सबके हो गए ना। तो उसी तरीके से था कि लोग जितना जुड़ेंगे उतना इस पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। राधेश्याम जी, मैंने आपको ना सोशल मीडिया के थ्रू सुना है, लेकिन कभी लाइव एक्सपीरियंस मेरा वो नहीं रहा आपकी कविताओं को सुनने का। मैं चाहूँगी कि अभी इस वक्त कुछ भी एक ऐसी पंक्ति जो आपने लिखा हो हमारे दर्शकों के लिए भी। ऐसे एक छोटी सी नज़्म है, और उस नज़्म से पहले 2 लाइनें मैं बोलूँगा, उसके बाद ही एक नज़्म सुनाता हूँ मैं। समझ मुझको मोहब्बत की थी उतनी तो नहीं, फिर भी
समझ मुझको मोहब्बत की थी उतनी तो नहीं, फिर भी मैं कहता था उसे अपना जिसे अपना वो कहती थी। और ये नज़्म है, काफ़ी करीब है मेरे, कि वो चले तो लगे सब ठहर सा गया, बाल झटका तो बादल भी शर्मा गया, इतने नज़दीक से मैंने देखा नहीं, पर वो गंगा के जैसी सफ़ा लग रही, और क्या मैं कहूँ थी कोई अप्सरा, वो चले तो लगे सब ठहर सा गया। नींद आई नहीं मैं जगा रात भर, बस इसी आस में फिर से होगी सहर, जिसने देखा उसे देखता ही रहा, वो चले तो लगे सब ठहर सा गया। क्या बात है। मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होती है ना कि जिस तरीके से आपने ये प्रेजेंट किया है ना, मैं बिल्कुल कहते हैं ना मेस्मराइजिंग, वो जो एक आपका पूरा प्रोसेस रहता है। अब यहाँ तक खैर मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा लेकिन इस स्टेज पे आज आप मौजूद हैं, आपने ये भी कहा है कि एक ऐसा भी वक्त था जब लगा टैलेंट था लेकिन वो स्टेज मिल नहीं पाया। अभी के वक्त अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपके लिए क्या कुछ मुख्य चुनौती रही थी यहाँ तक पहुँचने को लेकर? सबसे बड़ी चुनौती थी समय देना। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हो सकता है कि मैं इससे अच्छा लिख सकता था, बट मैंने समय दे दिया काफ़ी इस चीज़ को लेकर के। ऑर्गेनाइजेशन में मैं चला गया। लेकिन मुझे लगता है राधे श्याम जी, ये ह्यूमन नेचर है ना, कि कहीं ना कहीं आप किसी कला को कितना वक्त भी दे दें, एक आपके दिमाग में एक वो हमेशा शंका रहेगी कि थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। हाँ ये है, बट वही है ना कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा रह गया कि अभी भी करीबन हमने 250 से 300 के करीब हमने ओपन माइक्स कराए होंगे, 40-50 के करीब शोज़ कराए होंगे। उन सारे सब में मिला करके मुझे लगता है कि मैं 10 से 15 बार ही मैंने स्टेज शेयर किया होगा। मैं हमेशा बैक स्टेज ही रहता था, तो मैं परफॉर्म ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो अच्छा, ये एक चीज़ मुझे हमेशा खला के मतलब, लेकिन ठीक है, जिम्मेदारी किसी को लेनी थी। बिल्कुल। और यही मैं ऐसे ही अगला सवाल है मेरा, हाँ। कि अगर कभी किसी मोड़ पर इस दोनों में से किसी एक का चुनाव आपको करना होता है, या तो आप दूसरे के लिए एक स्टेज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपको खुद की राइटिंग को एक स्टेज देना है, तो क्या आपके लिए चॉइस होगा? स्टेज देना, क्योंकि मतलब मैं जितना लिख रहा हूँ मैं खुश तो हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी सुनता है, जैसे आपने सुना तो आपको तो अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। मेरे लिए तो बहुत है ना इतना कि अच्छा लग रहा है, मेरी लिखी हुई चीज़ें किसी को पसंद आ रही हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि मतलब आपने इतने लोगों को स्टेज दिया, तो ये तो खैर अलग ही चीज़ है। तो ये खैर ये चैलेंजेस के कैटेगरी में आता है एक एज अ आर्टिस्ट, कि आप एज अ आर्टिस्ट भी हैं और ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको थोड़ा मुश्किल है बताना कि डिफरेंस कितना ज़्यादा हो जाता है। एक ऐसे वक्त से आकर, जैसे आपने कहा ना कि मॉल में हम जाते थे जहाँ पर एसी हो, है ना, या फिर रेस्टोरेंट में हम जाकर बात करते थे कि 9 बजे के टाइम हमें मिल जाए। अभी आपने खुद का एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रखा है जहाँ पर ऐसे टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अभी जब पीछे मुड़कर आप अपने इस लंबे सफ़र को देखते हैं तो क्या लगता है, कभी एक पॉइंट पे शंका थी कि छोड़ देते हैं यार, मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे? बहुत बार ऐसा हुआ था, बहुत बार ऐसा हुआ था। बट होता क्या था कि जैसे मैंने सोचा बेसिकली, क्योंकि ना हमने साउंड सिस्टम ख़रीदा अपना और स्पेस रेंट पे लिया हर बार परफॉर्म कराने के लिए, और हमने कभी भी चार्जेस किसी से नहीं लिया, लाइक पार्टिसिपेंट से कभी चार्जेस नहीं लिया था। चार्जेस लिए हैं कभी कभी, लाइक जैसा कि थोड़ा सोशल में वर्क में भी हूँ, लाइक हम सैनिटरी नैपकिन्स, पैड बैंक बेसिकली हम खोलते हैं। अच्छा। बहुत सारे गांव में हमारे पैड बैंक्स हैं, तो हम वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मेरे पास जब थोड़ी फ़ंड की कमी होती थी, क्योंकि मैं इंडिविजुअली करता था और कुछ बहुत स्पेसिफिक लोग ही हैं, 2-3 लोग हैं जो सपोर्ट करते थे, तो फिर हम क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन चार्ज रखते थे। रजिस्ट्रेशन चार्ज में रहता था कि आपकी एंट्री फ़ी है 2 पैकेट्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, आप ये लेके आइए, आप रजिस्टर हो गए। फिर वो हम इस तरीके से काम करते थे। तो ये इन्वेस्टमेंट जो लगा ना, स्पीकर ख़रीदना, समय देना, आप जॉब में हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर इधर भी समय दे रहे हैं, तो फिर एक पॉइंट पे लगता था कि मतलब ये मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब कहीं के नहीं रहे। फिर जब लगता था छूटने वाला तो पता नहीं कुछ अच्छा तो हो ही जाता था, लाइक कहीं से फ़ोन आता था कि
तिवारी जी, एक प्रोग्राम है इस कॉलेज में, आपको बुलाना है, मतलब इनविटेशन है। तो पता यार कुछ अच्छा हो रहा है। फिर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर कहीं से कोई कॉर्पोरेट इवेंट जुड़ जाता था, फिर लगता था कि नहीं स्कोप है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रांची है थोड़ा, और सिटीज़ के मामले में आर्ट फॉर्म को लेकर के ये इतना डेवलप अभी नहीं हो पाया है। फिर ये आते थे, मतलब ये फ्लक्चुएट होता रहता था दिमाग में कि मतलब छोड़े नहीं छोड़े, छोड़े नहीं छोड़े। फिर लास्टली जैसा आपने बताया, एक अपना स्पेस हमने क्रिएट कर लिया, जिसमें क्रिएट किया। बिल्कुल। हाँ, अब हमें ऐसे भागने की दौर मतलब नहीं पड़ती है कि मतलब स्टेज, जिसमें कईयों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है हमारे राज्य में, और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लोगों को तो मिल रही है, बाहरी टैलेंट्स को भी यहाँ आकर अपने टैलेंट शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। राधे श्याम जी, आप हमारे इस कड़ी में आए, आपने अपनी सफ़र के बारे में हमसे बात की, जो जर्नी आपने शेयर की, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको उससे इंस्पिरेशन मिली होगी, और जो लोग शायद कुछ शंका में होंगे, शायद वो भी अपने डाउट को थोड़ा साइड रखकर इसमें प्लंज करना चाहे हों। मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा विशेस देना चाहूँगी, एंड आई होप कि जितनी सक्सेसफुल आपकी जर्नी रही है, आपकी आगे की जो जर्नी है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।